हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 27 मई के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि हमने अलग अलग सोर्सेज से लिया है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी भी सारे। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है विरूपाक्षा टेम्पल कोलैप्स से रिलेटेड। ये एक टेम्पल है जो कि हम्पी में पड़ता है, हम्पी द साइट विच इज़ इन कर्नाटका। तो उस टेम्पल का जो है थोड़ा सा हिस्सा पवेलियन का गिर गया रेन आने की वजह से। पोर्शन ऑफ विरूपाक्षा टेम्पल इन कर्नाटका कोलैप्स्ड फॉलोइंग टॉरेंशियल रेन्स located at the historical site of Hampi, a nationally protected monument and a UNESCO World Heritage Site। तो इससे ये बहुत और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। टेम्पल का जो पवेलियन है या फिर जिसे सालू मंतप बोलते हैं, वो डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से जो कुछ कंजर्वेशनिस्ट वगैरह ब्लेम करने लगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कि आप इतनी बड़ी चीज़ कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, उसका कंजर्वेशन आपके हाथ में है, इतनी इंपॉर्टेंट साइट है। तो वहीं पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना था कि भाई रेस्टोरेशन वर्क ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन उसके पहले ही जो है बहुत तेज़ रेन आ जाती है और पवेलियन जो था वो कोलैप्स हो जाता है। और टेम्पल काफ़ी पुराना है, बताया जाता है कि इसका ओरिजिन अराउंड 7th सेंचुरी के अराउंड हुआ था और ये प्रोमिनेंस में काफ़ी आया था। और मतलब इसका एक्सपेंशन कब हुआ था ज़्यादा, तो 14th सेंचुरी के अराउंड, जब विजयनगर एम्पायर उभरने लगा था। देखो, विजयनगर एम्पायर हरिहर वन नाम के रूलर ने स्टार्ट किया था ऑफ द संगम डायनेस्टी। Then the Vijayanagar Empire expanded from a strategic position on the banks of the Tungabhadra River to become one of the most powerful kingdoms of its time। तुंगभद्रा रिवर के पास में उभर के निकला और बाद में धीरे धीरे एक्सपैंड होता गया और काफ़ी पावरफुल किंगडम की तरह निकल के सामने आता है। और ये काफ़ी प्राइम एग्जाम्पल है हमारे द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरा द्रविडियन स्टाइल में है। ऑब्वियसली कर्नाटका में है तो थोड़ा द्रविडियन आएगा टच। और सैंक्टम सैंक्टोरम जो है उनका गर्भगृह, वहाँ पे शिवलिंगम है जो कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है। ये है विरूपाक्षा की पूरी न्यूज़। आई होप क्लियर हो गई होगी। उसके बाद ये जो पवेलियन इसका था वो एक्चुअली स्टोन के पिलर्स का बना था, तो और उन पिलर्स की कंडीशन काफ़ी डिटेरियोरेट हो रही थी, ऐसा ASI ऑफिशियल्स का कहना है, क्योंकि बहुत टाइम से जो रेन वगैरह होती है, बाकी जो नेचुरल फिनोमेना आते हैं, उनसे वो वीक होते जा रहा था। और रेस्टोरेशन वर्क उसका चालू कर दिया गया था 2019 में ही। एंड द पवेलियन वाज आल्सो सपोज टू बी रिस्टोर्ड लेटर ऑन, वो भी हमें रिस्टोर करना था, लेकिन उसके पहले ही वो ढह जाता है। एंड नाउ दैट पोर्शन इज डैमेज, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज डिसमेंटलिंग द एंटायर पवेलियन एंड विल अंडरटेक रिस्टोरेशन वर्क ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। अब क्योंकि पवेलियन पहले ढह चुका है तो उसका पूरा रिस्टोरेशन वर्क अब स्टार्ट करेंगे ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। इतना था। आई होप इट इज़ क्लियर। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की तरफ। और देखो, जो छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स होते हैं, आइलैंड कंट्रीज़ होती हैं, तो काफ़ी वल्नरेबल होती है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, बाहर की कंट्रीज़ पे काफ़ी डिपेंड करते हैं, और तो क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी ज़्यादा वो वल्नरेबल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत होती है कि बड़े बड़े देश आके उनको सपोर्ट करें, ताकि जो वो है अपना प्रोग्रेस अच्छे से कर पाएँ। इनकी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ऑफ द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, जो कि कहाँ पे हुई, सेंट जॉन्स, जो कि कैपिटल है एंटीगुआ एंड बरबुडा की। ठीक है। सेंट्रल अमेरिका की ही एक कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आता है, तो उसकी कैपिटल सेंट जॉन्स में ये कॉन्फ्रेंस हुई, 4th कॉन्फ्रेंस थी। थीम क्या थी, तो थीम थी चार्टिंग द कोर्स टुवर्ड रेजिलिएंट प्रॉस्पेरिटी। रेजिलिएंट प्रॉस्पेरिटी कैसे वहाँ तक पहुँचना है, तो उस पे थीम थी पूरी। एंड द कॉन्फ्रेंस सीक्स टू असेस द एबिलिटी ऑफ सिड्स शॉर्ट में बोल देते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कैसे असेस कर रहे थे कि भाई इनकी क्या एबिलिटी है, क्या ये अचीव कर सकते हैं, इनको कितने सपोर्ट की ज़रूरत है, इन सब बातों पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी।
So it is a distinct group of around 39 states and 18 associate members of United Nations Regional Commission that face unique social, economical and environmental vulnerabilities. So काफ़ी vulnerabilities face करते हैं ये, अगर ज़्यादा मान लो क्लाइमेट चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ये होंगे. जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं और हमारे सीज़ का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये तो आइलैंड स्टेट है, बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये तो डूबने के कगार पे आ जाएंगे. सो इस तरह से इनके काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं जो इन्हें फेस करने होते हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि बड़े बड़े देश आके इनको थोड़ा सपोर्ट करें ताकि ये अच्छे से रह पाएँ. कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, तो मेनली एक तो करेबियन वाली जगह जो कि मतलब अराउंड नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आता है, एक पैसिफिक और अटलांटिक में मान लो, और एक अपना इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी. इन जगह छोटे छोटे आपको बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज़ दिखेंगे. सो उनके ही प्रोग्रेस के लिए ये वाले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई. एंड उसके अलावा दे आर मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज प्रोसेसेस, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड दे जनरली हैव a very small source base and are highly dependent on exports. रिसोर्स बेस इनका काफ़ी कम होता है. और इनको रिकॉग्नाइज कब किया गया था, तो दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्पेशल केस बोथ फॉर द एनवायरनमेंट एंड फॉर द डेवलपमेंट in the 1992 United Nations Conference on Environment and Development which was held in Rio de Janeiro, Brazil. So ब्राज़ील में जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस होती है ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में, वहाँ पे ही इनको रिकॉग्नाइज़ किया गया था एज ए स्पेशल केस. तो वहीं पे इन्हें बोला गया था कि भाई इनको चाहे एनवायरनमेंट हो या चाहे डेवलपमेंट फील्ड हो, इनको काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि हम करेंगे. सो ये 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, एंटीगुआ बरबुडा में हुई. एंड आई होप इतना आप याद रखेंगे. अब बढ़ते हैं इंडिया के ट्रेड डेफिसिट की तरफ. सो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, बेसिकली जो ट्रेड होता है, जैसे कि हम कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं इंपोर्ट से तब तो वो ट्रेड सरप्लस होता है, लेकिन अगर इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट से तो वो ट्रेड डेफिसिट कहलाता है. ठीक है, ये सिंपल सी बात है, आई होप क्लियर हो गई होगी. सो इंडिया के जब ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ये कहता है कि भाई हमारे जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, 2023-24 की बात हो रही है, तो उसमें ट्रेड डेफिसिट था हमारा उसमें से 9 कंट्रीज़ के साथ, तो 10 में से 9 के साथ तो हमारा ट्रेड डेफिसिट ही है. डेटा ने शो किया कि हमारा डेफिसिट है विद चाइना, रशिया, कोरिया, हांगकांग, इनके साथ हमारा बड़ा है 2022-23 में, मतलब 2022-23 से बड़ा है ट्रेड डेफिसिट, और ज़्यादा बड़ा है. और इनके अलावा डिक्रीज़ हुआ है विद यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, इराक. सो ये बातें की गई हैं इसमें. इसके अलावा चाइना इमर्ज हो गया है एज द इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद $118.4 बिलियन ऑफ टू वे कॉमर्स इन 2023-24. सबसे बड़ा हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर रहा वो चाइना रहा विद दिस मच अमाउंट ऑफ टू वे कॉमर्स, चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब मिला के इतना का हमारा ट्रेड रहा. इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है विद 4 ऑफ इट्स टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स. जितने भी टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें से 4 के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे कि सिंगापुर, यूएई, कोरिया एंड इंडोनेशिया. इसके अलावा ट्रेड सरप्लस रहा हमारा विद यूएसए इन 2023-24. कितना ट्रेड सरप्लस था, तो 36.74 बिलियन का. सो यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस रहा. सरप्लस और किसके साथ था, यूके, बेल्जियम, इटली, फ्रांस एंड बांग्लादेश. ठीक है. सो हमारा इंडिया का जो टोटल ट्रेड डेफिसिट था द लास्ट फिस्कल, वो पिछले वाले से काफ़ी हमारा थोड़ा बेहतर हुआ. जैसे कि पहले $246.9 बिलियन था और 2023-24 में 238.3 बिलियन था. तो ट्रेड डेफिसिट हालांकि कम तो हुआ है, लेकिन जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें से 9 के साथ हमारा अभी भी ट्रेड डेफिसिट है, और यूएस वगैरह के साथ ट्रेड सरप्लस है. सो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है. ठीक है, इसके साथ बढ़ते हैं आगे. फिर ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेफिसिट हमेशा बुरा नहीं होता. अगर कंट्री रॉ मटेरियल वगैरह इंपोर्ट कर रही है फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, तो वो हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी पे प्रेशर डालता है. क्योंकि देखो, जब हम बाहर से का माल ख़रीदते हैं तो वहीं की करेंसी हमें चाहिए होती है, तो हम पहले रुपी को उस करेंसी में कन्वर्ट करवाते हैं. तो जब हम बाहर वाली करेंसी का ज़्यादा डिमांड करते हैं
तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और हमारे रुपये की वैल्यू कम होती है। तो हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। तो बस ये दिक्कत है, और डिप्रिसिएशन की वजह से अगली बार जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें और महंगे पड़ते हैं वही सामान, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा रुपये देना पड़ेगा उतने ही डॉलर के लिए। सो ये दिक्कत हो जाती है। तो आई होप इतना क्लियर होगा ट्रेड डेफिसिट। अब आते हैं साइक्लोन रेमाल पे। सो रेमाल नाम का साइक्लोन आया बे ऑफ बंगाल साइड में, जिसकी वजह से रेड वार्निंग्स इशू की गई थी वेस्ट बंगाल ओडिशा में, और इवैक्यूएशंस हुए, लोगों को वहाँ से हटाया गया। और इसका वर्ड का मतलब होता है सैंड अरेबिक में, और ये नाम किसने दिया, तो ओमान ने, ठीक है। सो रेमाल से रुमाल ले लेना, किसी मैन का रुमाल था, इस तरह से करके एसोसिएट करके याद कर लेना। सो बस इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।